हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की, यानी कि यूपी रिवेन्यू कोड 2006 जो है। आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी रिवेन्यू कोड 2006 जो है, ये यूपी एचजीएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन में आता है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में जो पीसीएस जे का एग्जाम होता है, सिविल जज जूनियर डिवीजन का, उसमें जो मेंस एग्जाम है, मुख्य जो परीक्षा है, और उसका पेपर जो है, जो पीनल लॉ एंड रिवेन्यू का पेपर है, उसमें भी यूपी रिवेन्यू कोड 2006 जो है वो सिलेबस में है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 को हम डिस्कस करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 को बनाने के कारण क्या थे। वो क्या कारण है जिसकी वजह से हमें यूपी रिवेन्यू कोड 2006 को जो है लाना पड़ा। तो इसको हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे हम कि जो उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड है 2006, इसके बनने से पहले रिवेन्यू लॉ से रिलेटेड 39 लॉज जो थे वो उत्तर प्रदेश में लागू थे। यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता को बनने से पहले राजस्व से संबंधित जो विधि थी, रिवेन्यू के रिगार्डिंग जो लॉज थे, वो लगभग 39 लॉज थे। 39 तरह के कानून थे जिनसे हमारा रिवेन्यू मैटर्स जो है गवर्न होते थे। इनमें से ये कानून जो थे, इनको क्या था कि ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था। इनमें से जो 39 कानून है, 39 लॉज, इनमें से अधिकतर कानून जो थे ये ब्रिटिशन पीरियड में, यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए थे। और आपको जानते हैं कि ब्रिटिशर ने जितने भी लॉज बनाए थे, उनका जो ऑब्जेक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से रिवेन्यू कलेक्ट करना था, चाहे एक्सप्लॉइटेशन करे चाहे कुछ भी करे। देश आजाद हो गया, यूपीजेडी जैसा कानून लेकर आ गए। इसके बावजूद भी जो रिवेन्यू के मैटर्स थे वो जो गवर्न हो रहे थे, लगभग 39 तरह के कानून से गवर्न हो रहे थे। और जिसमें से अधिकतर अधिनियम जो थे वो अप्रचलित हो गए थे, यानी कि टाइम की अकॉर्डिंग वो सही नहीं थे, तो उनका जो है यूज नहीं था अब। इसके बावजूद अगली चीज और थी कि जो लगभग रिवेन्यू के रिगार्डिंग जो मैटर्स थे, जो ये 39 तरह के कानून थे, इन कानून के अधिकांश प्रावधानों में एक दूसरे से इनकंसिस्टेंसी थी, यानी कि असंगतता थी, असंगत थे आपस में। और इससे क्या हुआ कि राजस्व विधि संबंधित अलग अलग प्रावधानों के कारण क्या हुई, वादों की बहुलता हुई। बहुत ज्यादा वाद जो है डलने लगे, और वादों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, बहुत ज्यादा वो जो है वाद बढ़ गए। और जब वादों की बहुलता हुई तो इससे क्या हुआ कि न्यायालयों के सामने पेंडेंसी होना स्टार्ट हो गई, यानी कि मुकदमे पेंडिंग हो गए, लंबित हो गए, और पेंडेंसी जो है वो बढ़ने लगी। तो जनरली जो यूपी रिवेन्यू कोड है, इसको लाने का कारण क्या था? पहले ही कारण ये कि रिवेन्यू के रिगार्डिंग लगभग 39 तरह के लॉज होना। इनमें से अधिकतर लॉज ब्रिटिश टाइम में बनाए गए थे। ये लॉज जो हैं अप्रचलित थे, अब इनका यूज नहीं था अधिकतर लॉज का। दूसरी चीज ये था कि जिन लॉज का यूज भी था, उनमें क्या थे कि उनके प्रोविजन एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट थे, असंगत थे। और इस इनकंसिस्टेंसी के कारण क्या हो रहा था कि वादों की बहुलता हो रही थी, वाद बहुत ज्यादा संख्या में वाद जो है दायर हो रहे थे। और वादों की बहुलता के कारण न्यायालय में पेंडेंसी बढ़ती जा रही थी, कि लंबित मामले जो है वो डे बाय डे जो है बढ़ रहे थे। हुआ क्या कि इन परिस्थितियों में इन सभी अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों को रूपांतरण के साथ एक अधिनियम में समेकित करना आवश्यक हो गया। यानी कि अब जरूरत ये महसूस की गई, ये 39 तरह के जो लॉज हैं, इनको रिपील कर दिया जाए। और रिपील करने के बाद इन लॉज में जो रेलेवेंट प्रोविजन है, सुसंगत प्रावधान जो है, इनको जो है मॉडिफाई करते हुए आज की सर्कमस्टांसिस की अकॉर्डिंग इनका एक जगह कंसोलिडेट हो जाने चाहिए। यानी कि 39 लॉज को खत्म करके सिर्फ एक ही कोड बना दो, एक ही कानून जो है बना देना चाहिए। इसलिए राज्य में भू अधिहृति, यानी कि कौन कौन लोग भूमि को धारण करेंगे, और भू राजस्व और लैंड रिवेन्यू के रिगार्डिंग
और इससे संबंधित और इससे जुड़े हुए विषयों के लिए क्या करा कि सारी विधियों का समीकरण करा और इनको संशोधन समीकरण करना और समीकरण के साथ साथ इनका संशोधन करने का निर्णय लिया गया। यानी कि अब ये पता लगा कि ये 39 तरह के जो लॉज हैं इनको जो है कंसोलिडेट करो, एक साथ समेकित करो और इसमें से जो प्रोविजन है जो भी अमेंड होना है उसमें संशोधन करो। और संशोधन कराने के बाद ये सारी चीज फिर क्या हुआ कि इन लॉज को समेकित किया गया, फिर इनमें समीकरण किया गया और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश राज्य संहिता को जो है बनाया गया। तो ये था उत्तर प्रदेश राज्य संहिता को बनाने के कारण। तो पहला कारण फिर मैं एक बार और बता देता हूँ संक्षेप में। पहला कारण ये था कि 39 तरह के लॉज होना रिवेन्यू के रिगार्डिंग। इनमें से अधिकतर लॉज जो है वो ब्रिटिश टाइम में बनाए गए थे। कुछ लॉज ऐसे थे कि वो अप्रचलित थे, उनका प्रचलन खत्म हो गया था। जो ये लॉज थे इनके जो प्रोविजन थे उनमें इनकंसिस्टेंसी थी। इनकंसिस्टेंसी के कारण वादों की बहुलता हो रही थी, वाद ज्यादा बढ़ रहे थे और इसीलिए जो है पेंडेंसी हो रही थी। तो इसलिए ये सोचा कि 39 तरह के कानूनों को खत्म कर दिया जाए, बल्कि रिवेन्यू के रिगार्डिंग एक ही लॉज बना लिया जाए, एक ही कानून बना लिया जाए। इन सारे लॉज को जो रेलेवेंट प्रोविजन है इन्हें इकट्ठा करके एक ही कानून बना दिया जाए। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 का जो है निर्माण किया गया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की। तो इसका जो संक्षिप्त नाम है, सो टाइटल जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 है। इसका जो एक्ट नंबर है ये इसका एक्ट नंबर 8 है, यानी कि 8 है। और ये 2012 का एक्ट भी कहा जाता है। ये 2012 का एक्ट क्यों कहा जाता है इसे अगली वीडियो में मैं समझाऊंगा, क्योंकि हमको सहमति मिली 29 नवंबर 2012 को इसको सहमति मिली। टोटल सेक्शंस जो हैं वो 34 हैं। टोटल चैप्टर जो हैं वो 16 हैं। और इसी के साथ अगर जो हम बात करें रिवेन्यू कोड की, तो रिवेन्यू कोड में 4 शेड्यूल हैं, 4 अनुसूचियां हैं। अब बात करेंगे हम कि अनुसूचियों में क्या क्या है। अगर जो मैं बात करूं पहली अनुसूची की, रिवेन्यू कोड 2006 जो है, इसकी जो फर्स्ट शेड्यूल है ये क्या बताता है, ये बताता है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लगभग यूपी रिवेन्यू कोड के बनने से पहले रिवेन्यू के रिगार्डिंग 39 तरह के लॉस थे। आज की बात क्या करा कि इनकी जगह रिवेन्यू कोड ले आए। तो वो 39 लॉज कौन है, तो फर्स्ट शेड्यूल में उन लॉज के नाम दिए गए हैं, उन लॉज के बारे में बताया, उन कानूनों के बारे में बताया गया है। ये 39 तरह के कौन कौन से कानून थे। तो शेड्यूल फर्स्ट में उन कानूनों की पूरी लिस्ट जो है दी गई है। इसके बाद हम दूसरी शेड्यूल की बात करें, द्वितीय अनुसूची जो है, इसमें उन सब्जेक्ट को बताया गया है जो सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर हैं, यानी कि ऐसे विषय जिन पर सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है बल्कि रिवेन्यू कोर्ट का ही जुरिडिक्शन है। और अगर जो मैं बात करूं थर्ड शेड्यूल की, तो तीसरी अनुसूची में यह बताया है कि अगर जो कोई सूट है या कोई एप्लीकेशन है या कोई कार्यवाही है उसके बारे में विवरण बताया है कि कौन सा सूट होगा किस तरह से। इसमें इस तरह के सूट में या एप्लीकेशन में या प्रोसीडिंग्स में तो भैया प्रीलिमिनरी जुरिडिक्शन किसका होगा, यानी कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी हम कहते हैं, प्रारंभिक अधिकारिता किस न्यायालय को होगी या कौन से अधिकारी को होगी। इसकी अपील होगी तो अपील कहां पर होगी, फर्स्ट अपील कहां होगी और सेकंड अपील कहां होगी, इन सारी चीजों के बारे में थर्ड शेड्यूल में बताया है। और फोर्थ शेड्यूल की अगर जो मैं बात करूं तो परगना अहरोरा के ग्रामों की सूची के बारे में जो है फोर्थ शेड्यूल में बताया। तो इस तरह से 4 शेड्यूल हैं। पहली शेड्यूल में जो है जो रिपीटेड एक्ट हैं उनके नेम दिए गए हैं। दूसरी शेड्यूल में ये बताया है कि वो कौन कौन से मैटर हैं जिन पर सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर हैं। और तीसरे में जो है ये बताया है कि वाद कार्यवाही या कोई भी आवेदन है इसको कौन सा अधिकारी या न्यायालय सुनेगा, और अगर जिस अधिकारी या न्यायालय ने सुना है तो उसकी प्रथम अपील कहाँ होगी और उसकी द्वितीय अपील कहां पर होगी। और फोर्थ शेड्यूल जो है उसमें परगना अहरोरा के ग्रामों की सूची के बारे में बताया गया है। अब अगली बात अगर जो मैं करूं इसके प्रवर्तन की, इसके एनफोर्स की, तो याद रखना कि जो यूपी रिवेन्यू कोड 2006 है, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 जो है, इसके कुछ प्रोविजन तो 18 दिसंबर 2015 को लागू हो गए थे और कुछ सेक्शंस जो हैं इसके 11 फरवरी 2016 को लागू हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी धाराएं हैं जो 18 दिसंबर 2015 को जो है, एक सेक्शन 1, सेक्शन 4, सेक्शन 4 to 19, 233 और 234 ये जो लागू हुए ये 18 दिसंबर 2015 को लागू हुए। और इसके अलावा जितनी भी बची हुई धाराएं हैं ये जो हैं 11 फरवरी 2016 को लागू हुई। अब डे बाय डे हम रिवेन्यू कोड को डिस्कस करेंगे और यहाँ जो हम रिवेन्यू कोड को जो पढ़ेंगे हम इसमें प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे हम देखते हैं
यूपीएचजीएस में ये प्रारंभिक परीक्षा में भी मालूम किया जाता है और मेंस में भी मालूम किया जाता है। उत्तर प्रदेश पीसीजे में यानी कि सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश में, वहां पर ये प्रीलिम्स में मालूम नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मेंस में मालूम किया जाता है। तो प्रीलिम्स और मेंस को सामने रखते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे। रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। अगर ये वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।